मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वेदा कार्य इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए आज हम प्रकाश संश्लेषण का पहला हमने लेक्चर लिया था। अब हम आज आगे पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट की संरचना में ग्रेना क्या है, स्ट्रोमा क्या है। इससे पहले हमने साइंटिस्ट देखे थे। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक अवयवों की बात की थी, जैसे जल भूमि से प्राप्त होता है, प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो वातावरण से पौधे लेते हैं, और इन चीज़ों से मिल करके ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 ग्लूकोज का ये सूत्र है। इस तरीके से हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में। और फिर हमने साइंटिस्ट देखे थे कि साइंटिस्ट ने क्या क्या खोज करी थी और किस तरीके से उन्होंने प्रकाश संश्लेषण में बताया था। क्रमबद्ध तरीके से उनकी खोजों के बारे में मैंने आपको बताया। आइए आज आगे पढ़ते हैं। हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे और देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में क्या संरचनाएं होती हैं। यह मैंने आपको बता दिया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जरूरी प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भूमिगत जल है। क्लोरोप्लास्ट का विस्तृत अध्ययन करते हैं। मैंने जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा निश्चित रूप से कि क्लोरोप्लास्ट की पूर्ण रूप से संरचना बताऊंगा। ये बहुत ही बेहतरीन डायग्राम लेके आया हूं। ये आपको जो ये पाव की भांति दिख रहे हैं, ये संरचनाएं क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। इसको काट के हम ये दिखाना चाह रहे हैं। ग्रेनम, ल्यूमेन, गुहा, स्ट्रोमा, थैलेकॉइड, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट जो कोशिकांग है, ये दो झिल्ली नुमा कोशिकांग है। एक बाहर की झिल्ली, एक अंदर की झिल्ली। ये बाहर की झिल्ली है, ये अंदर की झिल्ली है। ठीक है। इसके अंदर जो सिक्के के रूप में जो गोल गोल ये ऐसे दिख रहे हैं, इनको मान लीजिए कि एक सिक्का है। एक सिक्के के ऊपर सिक्के रख दिए गए। इस सिक्के के ढेर जैसी जो संरचना है, सिक्के के ढेर जैसी संरचना है, इसको बोला ग्रेना, इसको बोला ग्रेना, और इन सबको बोला ग्रेनम। इन सिक्के के ढेर में से एक सिक्का मैं उठा के यहां दिखाता हूं। एक सिक्का उठा के यहां दिखाता हूं। ये एक सिक्का है। इस एक सिक्के को हम बोलेंगे थैलेकॉइड। थैलेकॉइड। इस एक सिक्के को इस एक सिक्के को यहां से उठा के अगर मैं दिखाऊं, इस एक सिक्के को यहां से उठा के दिखाऊं, तो इसको बोलेंगे थैलेकॉइड। थैलेकॉइड बोलेंगे। ये थैलेकॉइड, एक सिक्के को उठा के दिखाया थैलेकॉइड। ऐसे ही इन सिक्के को इस तरीके से ढेर के रूप में रख दूं तो हम बोलेंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना। इसको बोलेंगे एक सिक्के के ढेर को। एक ये सिक्का है, इस एक सिक्के को बोला थैलेकॉइड, और इस एक पूरे इस ढेर को, सिक्कों के इस ढेर को हमने बोला ग्रेना। ग्रेना। और इन सब को मिला के, ये पूरी एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन सारी संरचनाओं को, सिक्के के ढेर वाली संरचनाओं को मिला के बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। याद रहेगा, थैलेकॉइड का मतलब कि ये एक संरचना थैलेकॉइड, ये एक पूरा ढेर जो है ग्रेना, और इन सारे ढेरों को मिला के बोला ग्रेनम। ठीक, याद रहेगा। एक सिक्के का जो एक सिक्का है, ये एक ऊपर का है, इसको थैलेकॉइड बोला। ये पूरा एक जो ऊपर तक ये एक हमें ढेर दिख रहा है, ये सिक्के का ढेर दिख रहा है, इसको बोला हमने ग्रेना। और ऐसे ही ये सारे ढेर क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, ये इन सबको मिला के बोला हमने ग्रेनम। ठीक, ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा जो है इसका आधारीय भाग है। इसके अंदर तरल भाग जो है वो स्ट्रोमा है। इसके अंदर तरल भाग जो है वो स्ट्रोमा है। इसके अंदर प्रकाश की अंधकार अभिक्रिया होगी। इसके अंदर प्रकाश की जो प्रकाश पर निर्भर अभिक्रिया होगी। प्रकाश पर निर्भर अभिक्रिया इसके ऊपर कैसे होगी? ये थैलेकॉइड है, ये भी थैलेकॉइड है, ये भी थैलेकॉइड है। ये एक पूरा ढेर जो मिलके है, इसको हमने बोला ग्रेना। इसको हमने बोला ग्रेना। तो इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्यों होगी? क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, और ये हरे भी दिख रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट नामक, ये क्लोरोप्लास्ट
ये क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है, और ये हरे दिख रहे हैं। क्लोरोफिल है और हरे दिख रहे हैं। क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हरा भाग जो दिखेगा वो थैलेकॉइड, ग्रेना या फिर ग्रेनम दिखेंगे। ठीक है, थैलेकॉइड, ग्रेना या फिर ग्रेनम दिखेंगे। थैलेकॉइड एक सिक्का, सिक्के के ढेर को बोल दिया हमने ग्रेना, और बहुत सारे ऐसे ही ढेर को मिला के हमने बोल दिया ग्रेनम। ठीक है, याद रहेगा। तो इसके पास जो है क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, इसके पास क्लोरोफिल है, सॉरी बेटा, इसके पास क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के वजह से ही ये हरा दिख रहा है। और थैलेकॉइड में क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? पूछ लिया गया। अगर ये पूछ लिया गया कोशिका में, पादप कोशिका, किस कोशिका में क्लोरोफिल होगा, पादप के किस कोशिका में होगा, तो जो हरे भाग की कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होगा। उनमें भी कहां पे होगा? तो हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट में होगा। कोशिका के कोशिकांग किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के भी किस भाग में? तो क्लोरोप्लास्ट के भी ग्रेना भाग में, और ग्रेना के भी किस भाग में? थैलेकॉइड में। और थैलेकॉइड के भी किस भाग में पूछ लिया गया? तो थैलेकॉइड की कोशिका, थैलेकॉइड की झिल्ली में, थैलेकॉइड की झिल्ली में पाया जाएगा। ये जो रंग है, जो क्लोरोफिल है, वो कहां पाया जाएगा? थैलेकॉइड की झिल्ली में, इसलिए ये हरा दिख रहा है। क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल का कार्य क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे। ये चीज समझ में आ गई, आगे से ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड का ढेर है, इसको ग्रेना, इन सबको मिलके ग्रेनम बोला। इसके अंदर जो तरल भाग दिख रहा है, ये तरल भाग दिख रहा है, इसको हमने स्ट्रोमा बोला। यहाँ पे प्रकाश की अंधकार अभिक्रिया चलेगी जो कि प्रकाश पर निर्भर नहीं करेगी, और यहाँ पे जो प्रकाश से संबंधित अभिक्रिया चलेगी जो कि प्रकाश पर निर्भर करेगी। सिक्के के इस ढेर को हमने ग्रेना और ग्रेनम में आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट का आकार देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट का आकार कैसा है? बिंबनुमा या प्लेटनुमा, बिंबनुमा, या फिर इसे हम प्लेटनुमा, तस्तरी जैसा भी बोल सकते हैं, प्लेटनुमा। ठीक, क्लोरोप्लास्ट का आकार बिंबनुमा या प्लेटनुमा है। क्लोरोप्लास्ट का व्यास और मोटाई, क्लोरोप्लास्ट का जो व्यास है वो 4 से 10 माइक्रोमीटर है, मोटाई जो 2 से 3 माइक्रोमीटर है। ये क्लोरोप्लास्ट ऐसा दिखाया था, तो इसका यहां से यहां तक ये व्यास होगा, इसका यहां से यहां तक व्यास होगा, तो ये 4 से 10 माइक्रोमीटर होगा। और ये मोटाई, ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है, ये 2 से 3 माइक्रोन होगी। ठीक है बेटा, 2 से 3 माइक्रोन होगी ये मोटाई, और ये उसका व्यास। ठीक, ये पूछ लिए गए। क्लोरोप्लास्ट की 2 झिल्लियों में घिरा हुआ कोशिकांग है, जैसा कि मैंने बताया था। ये बाहर की झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली। फिर क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का वृत्ताकार डीएनए होता है। मैंने यह भी बताया था, क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्रोकैरियोट के पास 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का डीएनए है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। इसलिए इन दोनों को बोल दिया जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 2 जीवाणु जैसी कोशिकांग उपस्थित है। और जीवाणु जैसे कोशिकांग इसलिए बोल दिए जाते हैं क्योंकि इन जीवाणु के पास भी वृत्ताकार और फैला हुआ डीएनए पाया जाता है। इनके पास भी वृत्ताकार डीएनए है, फैला हुआ है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट का आधारीय भाग स्ट्रोमा, जिसके अंदर अंधकार अभिक्रिया चल रही थी, ये स्ट्रोमा बोला था। क्लोरोप्लास्ट के पास जो अंधकार वाला भाग है, जो तरल भाग है, जिसके अंदर अंधकार अभिक्रिया चल रही है, उसको हमने क्या बोला? स्ट्रोमा बोला। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना सिक्के के ढेर के रूप में पाए जाते हैं। ये ग्रेना बोला था, ग्रेना सिक्के के ढेर के रूप में है। और इस एकल संरचना को थैलेकॉइड बोला था। क्लोरोप्लास्ट में 70s प्रकार का, 70s प्रकार का, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो बैक्टीरिया कोशिका है, जो जीवाणु कोशिका है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उनके पास जो राइबोसोम है वो कैसे हैं? 70s प्रकार के हैं। जो हमारे यूकैरियोटिक लोग हैं, जैसे हम, पेड़ पौधे, इनकी जो कोशिका है उनके पास 70 और 80s दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास देख लिया जाए तो 70s प्रकार के राइबोसोम होंगे। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, यह मैं आपको बता चुका हूं। क्लोरोप्लास्ट के कार्य के बारे में अगर देखें हम, तो क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण में मदद कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करना। और क्लोरोप्लास्ट जो है यही एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो प्रकाश को अवशोषित कर सकता है।
क्लोरोप्लास्ट ही एकमात्र पौधे में ऐसा कोशिकांग है जो प्रकाश को अवशोषित कर सकता है और अवशोषित करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। किसके मदद से? एंजाइम की मदद से। ठीक, तो क्लोरोफिल द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण कर रहा है प्रकाश संश्लेषण में। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन वाटर से मिलेगा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये हरे रंग के जो दिख रहे हैं इनको क्लोरोफिल मान लीजिए, ये क्लोरोफिल है। तो क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बाहर। इस तरीके से ये क्रिया आपको याद रखनी है। कभी आपको मान लीजिए कि ये क्रिया दे दी एग्जाम में, यहां से ये चीज गायब कर दी और पूछ लिया गया कि यहाँ पे निम्न पद बताइए, तो यहाँ पे क्या है? तो इस तरीके से ये क्रिया याद रखनी है। ठीक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन करके ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। सही बात है। क्लोरोप्लास्ट के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन करके जो ऑक्सीजन प्राप्त हो रही थी, यह कहां से हो रही थी? यह रूबेन और कामिन का आपको प्रयोग पिछले लेक्चर में मैंने रूबेन और कामिन का प्रयोग पढ़ाया था। उन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है वो कहां से हो रही है? जल का प्रयोग करके हो रही है। तो वही बात यहां पे है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन करके ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। सही बात है, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जा रहा है और पौधे जो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं वो जल वाली ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ बनते हैं। जैसे एडीपी से एटीपी बनेगा, इसको फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। फॉस्फोरिलेशन किसी भी, अगर ये याद रखिए ये वाला शब्द फॉस्फोरिलेशन, ये बहुत बार आएगा आगे। अगर किसी भी अभिक्रिया में देखा जाए कि एडीपी से एटीपी, मतलब एडीपी का नाम है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, मतलब डाई फॉस्फेट से ये ट्राई फॉस्फेट में बदल रहा है, मतलब एक फॉस्फेट यहां जुड़ रहा है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में फॉस्फेट का जुड़ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में फॉस्फेट का जुड़ना फॉस्फोरिलेशन कहेंगे या फॉस्फोरीकरण कहेंगे, फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में फॉस्फेट के जुड़ने को क्या कहेंगे? फॉस्फोरिलेशन कहेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में एडीपी से फॉस्फोरिलेशन करके एटीपी बना और कुछ अपचायक पदार्थ बनेंगे। एनएडीपी से NADPH2 का निर्माण होगा। ये भी ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। अब प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में देख लें। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित समस्त वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट में, अभी मैंने जब क्लोरोप्लास्ट आपको शुरू में पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर केवल क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इनके अलावा और भी प्रकार के वर्णक पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल तो है ही, उसके अलावा भी और भी वर्णक हैं जिनको हम सहायक वर्णक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सहायक वर्णक बोलेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल तो है ही है, ये तो मुख्य वर्णक है। क्लोरोफिल ए जो है मुख्य वर्णक है, क्लोरोफिल बी मुख्य वर्णक है, लेकिन इसके अलावा जो भी वर्णक है वो कैसे हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर सहायक वर्णक हैं। इनका कार्य क्या है, ये कैसे दिखते हैं, कैसे ये इनका क्या उपयोग है, ये भी हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित समस्त वर्णक क्लोरोप्लास्ट में कहां पाए जाएंगे? कोई भी वर्णक है, ये जो है सब कहां है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कैरोटेनॉइड कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में। फाइकोबिलिन्स कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहां? क्लोरोप्लास्ट में। यह क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया तो बेटा डरना नहीं है, ये सारे वर्णक, किसी भी प्रकार का जो वर्णक है ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। और क्लोरोप्लास्ट कहां? पौधे में। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य 3 प्रकार के वर्णकों का हम पढ़ेंगे। वर्णक इनसे भी ज्यादा प्रकार के होंगे, वर्णक इनसे भी ज्यादा प्रकार के होंगे पौधे के पास, लेकिन हम ये 3 प्रकार के पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में मदद कर रहे हैं। इसलिए इन वर्णकों को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मदद कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा वर्णक है पौधे के पास। तो पहला वर्णक क्या है? क्लोरोफिल, हरित होता है। कैरोटेनॉइड देखेंगे और फाइकोबिलिन्स के बारे में भी जानेंगे। क्लोरोफिल सबसे मुख्य वर्णक है और ये दोनों कैसे? सहायक वर्णक हैं। कैसे हैं ये? सहायक वर्णक हैं। अब क्लोरोफिल के बारे में जान लेते हैं। क्लोरोफिल किसमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला हरित वर्णक है। बिल्कुल सही बात है।
पौधे में लगभग 10 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये 10 प्रकार के ये वर्णक हैं जो क्लोरोफिल के ही भाग हैं, क्लोरोफिल के ही और रूप हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जो क्लोरोफिल की जो मेन संरचना है उसको आप अगर ये यहाँ पे देख रहे हैं तो आप डर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इतनी भयानक सी संरचना है। अगर मैं इस संरचना को थोड़ा सा सरल करके आपको बताऊं कि बीच में ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम आयन है, यहां पे एक ये इस तरीके की संरचना है, ये जुड़ी हुई है और इससे एक और जुड़ा हुआ है। ये 5 भुजीय एक पायरोल रिंग है। इसको 5 भुजीय इस रिंग को हम बोलेंगे पायरोल रिंग। ये कितनी पायरोल रिंग है इसके पास? 5 है। 1 2 3 4, ये 5वीं है। ये पहली, ये दूसरी पायरोल रिंग, ये तीसरी पायरोल रिंग, ये चौथी पायरोल रिंग और इसको ये 5वीं पायरोल रिंग। अगर हम इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 कार्बन है। इस तरीके से इस रिंग के ये 10 कार्बन है। ये एक वलय रूपी संरचना हो गई, छल्ले हो गए। और इसके ये 7वें नंबर का जो कार्बन है, इससे एक 20 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी होगी, 20 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी होगी। तो इसको बोलेंगे, ये क्लोरोफिल की संरचना का हम रासायनिक संरचना देख रहे हैं। तो ये जो इस तरीके से जो 5 पायरोल रिंग, ये 4 पायरोल रिंग का एक, ये 5वीं पायरोल रिंग जुड़ी हुई है। ये 4 हेड हैं, ये 4 पायरोल रिंग के साथ ये जुड़ा हुआ है, 4 पायरोल रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हमने बोला सिर। और ये 20 कार्बन की जो है इसको बोलेंगे पूंछ। इसको पूंछ बोलेंगे। वो सर है, ये पूंछ है। ये 20 कार्बन की पूंछ है। ये 20 कार्बन की जो पूंछ है इसको बोलते हैं फाइटोल टेल। फाइटोल टेल, फाइटोल टेल, ये फाइटोल की पूंछ है और ये 4 पायरोल रिंग का एक सर है। अब इसके क्या देखेंगे, जो तीसरे नंबर के कार्बन पे जो फाइटोल टेल कहां पे जुड़ी है, 7वें नंबर के कार्बन पे, और तीसरे नंबर के कार्बन पे थोड़ी सी भिन्नता आएगी, थोड़ी सी भिन्नता आएगी। और इन्हीं कुछ भिन्नताओं के वजह से ये अणु आपस में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल एफ, इस तरीके से परिवर्तित होता जाएगा। अगर ये क्लोरोफिल ए होता, अगर ये क्लोरोफिल ए होता तो ये कार्बन के ये जो तीसरा कार्बन है यहाँ पे CH3 जुड़ता। अगर ये क्लोरोफिल बी होता तो यहां पे CHO जुड़ता, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता, CHO जुड़ता, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ता। यहाँ पे मीथेन जुड़ा है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा दिख जाए आपको, अगर संरचना देख के पूछ ली जाए कि ये किसकी संरचना है, क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, तो हम देख के बता देंगे कि ये क्लोरोफिल बी है और ये क्लोरोफिल ए है। तो इस संरचना को हम अगर देखना चाहें कि इसके पास सेंटर में, इसके केंद्र में मैग्नीशियम आयन है। यह मैग्नीशियम आयन 4 पायरोल मुख्य रिंग से जुड़ा हुआ है। ये 4 पायरोल मुख्य रिंग से, ये पायरोल रिंग है, इनको पायरोल रिंग है। 5 कार्बन वाली रिंग है इसीलिए इनको पायरोल रिंग बोला। ये 5 पायरोल रिंग से जुड़ा है। 7वें नंबर के कार्बन से एक 20 कार्बन की फाइटोल टेल जुड़ी है। फाइटोल टेल या पूंछ जुड़ी हुई है। ठीक है, कितना भयानक और डरावना दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, ये बीच में मैग्नीशियम है, ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग और ये हमारी चौथी रिंग, और ये इससे इन्होंने सहायक रिंग जोड़ रखी है। तो ये इसके 7वें कार्बन से ये 20 कार्बन की एक फाइटोल टेल जुड़ी हुई है। ये फाइटोल टेल जुड़ी हुई है, यहाँ पे 20 कार्बन की फाइटोल टेल जुड़ी हुई है। इसमें कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन भिन्नता तो यहाँ पे आ गई। भिन्नता तो तीसरे कार्बन पे मैथिल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। तो हम ये ग्रुप देख के पहचान जाएंगे क्लोरोफिल ए है या क्लोरोफिल बी है। कई बार आपको ये संरचना देके कंफ्यूज करेंगे कि ये निम्न संरचना किससे संबंधित है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी
जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड किससे संबंधित है? ठीक है, याद रहेगी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला हरित लवक 10 प्रकार का होता है। मुख्यतः 2 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है, जो पूंछ है इसको फाइटोल टेल बोलेंगे, 20 कार्बन की होती है। फाइटोल टेल कितने कार्बन की? 20 कार्बन की। और जो इसका जो सर है, ये सर वाला भाग है, ये 4 पायरोल रिंग का बना होता है। कितने पायरोल रिंग का बना होता है? 4 पायरोल रिंग का बना होता है। क्लोरोफिल ए में तीसरे कार्बन पे क्या है मौजूद? मैथाइल ग्रुप। और क्लोरोफिल बी में तीसरे कार्बन पे क्या? एल्डिहाइड ग्रुप। याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में हम इनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि क्लोरोफिल ए में क्या है, क्लोरोफिल बी में क्या है। ये क्लोरोफिल, ये 2 मुख्य क्लोरोफिल ही है जो कि हमें पढ़ने हैं। क्लोरोफिल नीले हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल ए कैसा है? नीले हरे रंग का है। और क्लोरोफिल बी पीले हरे रंग का है। क्लोरोफिल बी पीले हरे रंग का है। तो क्लोरोफिल ए का नीला हरा रंग है और सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है जो पत्तियों में, मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसीलिए ये नीले हरे रंग का है, इसीलिए पत्तियां भी हमें हरे रंग की दिखाई देती हैं, हरे रंग की दिखाई देती हैं। इसके द्वितीय पायरोल वलय के तृतीय कार्बन पर, पहली पायरोल रिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसके द्वितीय पायरोल रिंग के तीसरे कार्बन पर, द्वितीय पायरोल रिंग के क्वेश्चन पूछ लिया गया कौन से नंबर की पायरोल रिंग के द्वितीय पायरोल रिंग के तृतीय कार्बन पर मैथिल समूह CH3 जुड़ा होता है। वहां पे यहां सेम वही बात है कि द्वितीय पायरोल रिंग के तृतीय कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक, इनका रंग याद रखिए, क्लोरोफिल ए का नीला हरा, वो पीला हरा। क्लोरोफिल ए का रंग नीला हरा, क्लोरोफिल बी का पीला हरा। और इसके द्वितीय पायरोल रिंग के तृतीय कार्बन पर मेथिल ग्रुप और वहां पे द्वितीय पायरोल रिंग के तृतीय कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। यह प्राथमिक प्रकाश ग्राही है। पहला जो प्रकाश ग्रहण जो करेगा जो अणु, वो क्लोरोफिल ए का ही अणु पहला प्रकाश ग्रहण करेगा। यह सहायक वर्णक है। मैंने जैसे आपको बताया था, क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी वर्णक है, कैसे वर्णक है? ये सहायक वर्णक है। क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी वर्णक हैं, ये सब सहायक वर्णक हैं। ये चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन के समय इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ये मैं आपको आगे पढ़ूंगा, चक्रीय अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्योंकि मुख्य वर्णक क्या है? पहला प्रकाश किसके ऊपर आ रहा है? पहला प्रकाश क्लोरोफिल ए पे आ रहा है। क्लोरोफिल ए ही है जो प्रकाश का केंद्र है, जहां पर प्रकाश अवशोषित हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो क्लोरोफिल ए ही वो चीज है जहां पर प्रकाश अवशोषित होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो चक्रीय अचक्रीय जो प्रकाश का फोटोफॉस्फोरिलेशन है, जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है, मैंने बताया था फॉस्फोरिलेशन का जहां पे भी शब्द आएगा मतलब कि वहां पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा होगा, वहां पे फॉस्फोरस जुड़ रहा होगा, तो प्रकाश की उपस्थिति में कहीं ना कहीं फॉस्फोरस ग्रुप किसी से जुड़ रहा होगा। तो मैं ये चक्रीय अचक्रीय दोनों चीजें आपको आगे पढ़ाऊंगा। यह अवशोषित विकिरण ऊर्जा को क्लोरोफिल में स्थानांतरित करता है। इसकी भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या करता है कि ये क्लोरोफिल ए है बीच में, इसके चारों तरफ क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, ये सारी चीजें हैं। तो प्रकाश जो ऊर्जा आएगी, प्रकाश ऊर्जा आ रही है, तो क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड से होते हुए क्लोरोफिल ए तक पहुंचेगी। जो भी प्रकाश ऊर्जा आएगी तो क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड से होते हुए क्लोरोफिल ए तक पहुंचेगी। तो ये प्रकाश ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहे हैं किसके ऊपर? क्लोरोफिल ए के ऊपर। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखी हुई है, यही बात यहाँ लिखी हुई है कि ये अवशोषित विकिरणित ऊर्जा को, अवशोषित विकिरणित ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहे हैं। ठीक है, जो ऊर्जा आ रही है, जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है, उसको केंद्रित कर रहे हैं। जैसे हम एक लेंस लें और हम प्रकाश ऊर्जा को एक जगह पे लेंस से केंद्रित करें, तो वहां पे क्या होगा? अधिक प्रवाह होगा, वहां पे अधिक प्रवाह होगा, वो कागज वहां से जलने लग जाएगा, एक बिंदु पे पूरा प्रकाश केंद्र हो जाएगा।
तो ऐसे ही ये चारों तरफ से जो प्रकाश है वो पहले जो सहायक वर्णक है जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, इन सब से होते हुए आता है। तो इसलिए क्लोरोफिल ए को बचाते हैं, ये क्लोरोफिल ए को बचाने का कार्य करते हैं कि डायरेक्ट प्रकाश आके वहां पे जल को तोड़ ना दे, वो जल का अणु है उसको डायरेक्ट तोड़ के ऑक्सीजन मुक्त ना कर दे। इसीलिए पहले क्लोरोफिल ए बी और ज़ैंथोफिल कैरोटेनॉइड से होते हुए क्लोरोफिल ए तक आता है, तो ये स्थानांतरित करते हैं प्रकाश को क्लोरोफिल ए पे। अब इसको देख लेते हैं किसमें विलय है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है। पेट्रोलियम ईथर में विलय है। किसमें विलय है बेटा? पेट्रोलियम ईथर में विलय है। क्लोरोफिल ए पेट्रोलियम ईथर में विलय है और ये मिथाइल अल्कोहल में विलय है, मैथिल अल्कोहल में विलय है, मैथिल अल्कोहल में विलय है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं को छोड़कर यह सभी प्रकाश संश्लेषी जीवों में पाया जाता है। मैंने बोला था जो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य वर्णक है वो क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए क्या है? मुख्य वर्णक है। यह समस्त सारे जीवों में पाया जाएगा। पादप चाहे हमारा युगलिना हो उसमें भी है, लेकिन कुछ जीवाणुओं को छोड़ दिया जाए, जीवाणुओं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, जिनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा, नील हरित शैवाल, उनको छोड़ दिया जाए। कुछ संश्लेषी जीवाणुओं को छोड़कर अन्य सभी के अंदर पाया जाएगा। क्या? क्लोरोफिल ए। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है, तो क्लोरोफिल ए। और यह क्लोरोफिल बी क्या है? उच्च वर्गीय पौधों एवं हरी शैवालों में। यह हरी शैवाल मैंने कौन सा बोला था? हरा शैवाल क्या था? आपको पिछले लेक्चर में मैंने हरा शैवाल बताया था, जो क्लोरेला था। क्लोरेला को क्या बताया था मैंने? हरा शैवाल बताया था। ठीक है बेटा। तो जो उच्च वर्गीय पौधों में हरी शैवाल क्या है? क्लोरेला। तो उच्च वर्गीय पौधे और क्लोरेला के अंदर, हरे शैवाल के अंदर यह पाया जाएगा वर्णक। ठीक। 7वां पॉइंट है, यह लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, यह नीले प्रकाश को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह लाल प्रकाश को अवशोषित करता है और यह नीले प्रकाश को। हम देखेंगे अभी ऊर्जा का अवशोषण और एक्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे। ऊर्जा का अवशोषण और एक्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे प्रकाश की उपस्थिति में। उसमें बताऊंगा कि पौधे प्रकाश के समस्त भाग को अवशोषित नहीं करते हैं। उसमें से प्रकाश के कोई निश्चित तरंग दैर्ध्य वाले, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले, निश्चित तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को ही अवशोषित करेंगे और उसी से प्रकाश संश्लेषण में आगे भोज्य पदार्थ बनेगा। तो पूरे प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं पौधे, प्रकाश के भी कुछ भाग को अवशोषित करते हैं। इसलिए एक आगे चल के एक चीज पढ़ेंगे, PAR, पार, फोटो एक्टिव रेडिएशन। फोटो एक्टिव रेडिएशन वो प्रकाश जो कि प्रकाश, वह प्रकाश का भाग जिससे कि हम एक्टिव करेंगे किसको? पौधे के कुछ भागों को, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, जिनसे भोजन बनेगा। तो हम पार आगे चल के पढ़ेंगे। अब कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड भी क्या है? क्लोरोफिल की तरह, क्लोरोफिल की तरह कैरोटेनॉइड भी एक वर्णक है। तो ये हरे पौधों में, ये समस्त हरे पौधों में क्लोरोफिल के साथ पाया जाएगा। मैंने बताया आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर वर्णक तो तीनों प्रकार के जो मुख्य वर्णक है वो सब पाए जा रहे हैं, लेकिन इनके रंग और इनका कार्य थोड़ा अलग हो सकता है। यह पीला और नारंगी रंग का होता है। कैरोटेनॉइड से गाजर का नाम सुना है? गाजर को क्या बोलते हैं हम? साइंटिफिक नाम क्या है? कैरोटीन नाम है गाजर का। तो कैरोटेकस डोकस करके नाम है इसका, गाजर का, कैरोटेकस डोकस करके। तो कैरेटिन, कैरेट से याद रखो, कैरेट मतलब गाजर, कैरोटीन गाजर। तो गाजर किस रंग की होती है? नारंगी और पीले रंग की होती है। गाजर हम देखें नारंगी और पीले रंग की होती है। तो कैरोटीन नाम का जो वर्णक है उसका भी रंग कैसा मान लीजिए आप? नारंगी और पीला। याद रहेगा कैरोटीन, तो हमें गाजर से याद रखना है। कैरोटीन नाम जो है, गाजर को कैरेट बोलते हैं इंग्लिश में, तो कैरेट मतलब कैरोटीन, याद रहेगा। तो और गाजर का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है, कुछ कुछ ऑरेंज जैसा होता है, नारंगी, और पीला होता है। तो याद रहेगा, अब नहीं भूलोगे आप। कैरोटीनॉइड्स कार्बनिक अम्लों में, कैरोटीनॉइड्स कार्बनिक अम्लों में विलय होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी कहां पे विलय होते हैं? जो क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए हमारे ईथर में था, पेट्रोलियम के अंदर, और ये जो क्लोरोफिल बी जो था वो हमारे अल्कोहल में विलय था, मैथिल अल्कोहल के अंदर विलय था। तो वैसे ही हमारे ये कैरोटीन्स है कार्बनिक अम्लों में विलय रहेंगे। ये पूछ लिए जाते हैं, तीनों से पूछ लिया जाता है कि ये किस किस में विलय है। इनका मुख्य कार्य प्रकाश के ऑक्सीकरण से क्लोरोफिल की रक्षा करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ए मुख्य वर्णक है, इसके अलावा जितने भी वर्णक होंगे सहायक वर्णक है, ये कहीं ना कहीं क्लोरोफिल ए को सहायता कर रहे हैं। क्लोरोफिल वहां पे बी था, वो क्या कर रहा था? प्रकाश को अपने अंदर से गुजारते हुए क्लोरोफिल ए को दे रहा था।
जो क्लोरोफिल बी के अणु थे, क्लोरोफिल ए के चारों तरफ ये क्या कर रहे थे, प्रकाश को अपने ले रहे थे और किसको दे रहे थे, क्लोरोफिल ए को। ठीक है, तो प्रकाश का स्थानांतरण कर रहे थे क्लोरोफिल ए की तरफ। और ये क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए के साथ ही ये क्लोरोप्लास्ट में है, ये जो प्रकाश आ रहा है क्लोरोफिल ए की तरफ, मेन रूप से प्रकाश को भेजना का क्लोरोफिल ए पे, तो ये क्लोरोफिल क्या रक्षा कर रहे हैं कि क्लोरोफिल का अणु टूट ना जाए, क्लोरोफिल का अणु टूट ना जाए, उसके टूटने से रक्षा कर रहे हैं। कौन, प्रकाश, ये अपना कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड दो प्रकार के होते हैं, पूछ लिए गए हैं, कैरोटीन और जैंथोफिल। कैरोटीन्स और जैंथोफिल, ये दो वर्णक याद रखना, कैरोटीन और जैंथोफिल। ठीक है, मुख्य रूप से ये किसमें विलय हैं, इनके दो भाग क्या हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। फिर फाइकोबिलिन्स, ये भी एक मुख्य वर्णक है, लेकिन ये सहायता करता है, ये भी सहायक वर्णक है। ठीक है, ये भी पौधों में पाए जाने वाला, जो तीन वर्णक हम मुख्य वर्णक पढ़ रहे हैं उसमें ये तीसरा है, और ये भी पौधों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है। मैंने जैसा कि शुरू में ही बताया था, तीनों वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाएंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में तीनों वर्णक पाए जाएंगे, क्लोरोफिल हो, कैरोटीनॉइड हो, या फिर हमारा फाइकोबिलिन्स हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फाइकोबिलिन्स का रंग कैसा है, भूरा और लाल। फाइको मतलब ही भूरा होता है, फाइको मतलब फाइकस, फाइको मतलब ही भूरा होता है, तो फाइकोबिलिन का रंग कैसा होगा, तो कैरोटीनॉइड्स का मैंने आपको याद करा दिया था, कैरेट से याद रखना, पीला या फिर नारंगी, फाइको से, मतलब फाइको का मतलब ही भूरा है, तो भूरा और लाल रंग का होगा। फाइकोबिलिन्स का रंग कैसा होगा, भूरा और लाल रंग का होगा। यह जल में विलय है, यह किसमें है, जल में विलय है। वो पेट्रोलियम ईथर में विलय था, क्लोरोफिल ए किसमें था, पेट्रोलियम ईथर में विलय था। क्लोरोफिल बी किसमें विलय था, वो मेथाइल अल्कोहल के अंदर विलय था। फिर क्लोरोफिल, जो फिर हमने कैरोटीनॉइड्स देखे थे, कैरोटीनॉइड्स किसमें विलय थे, कार्बनिक अम्लों में विलय थे। और फाइकोबिलिन्स किसमें विलय है, ये जल में विलय है। याद रहेंगी चीजें, बिल्कुल क्लियर रखना है माइंड में। ये वर्णक प्रोटीन के साथ बंधित होते हैं, प्रोटीन से संबंधित होते हैं, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और प्रोटीन की जितनी भी संरचनाएं हैं, सारे एंजाइम काय के बने हैं, प्रोटीन के बने हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन के बने हैं। जितनी भी प्रोटीन की संरचनाएं होती हैं, अगर अधिक ताप दे दिया जाए तो वो विघटित हो जाती हैं, वो अपना जो मूल आकार है उससे वो विकृत हो जाती हैं, तो ये भी उच्च ताप पर नष्ट हो जाएगी। कौन सा वर्णक उच्च ताप पर नष्ट हो जाता है, अगर पूछ लिया जाए, अगर वातावरणीय ताप उच्च हो जाए कौन सा वर्णक नष्ट हो जाएगा, क्वेश्चन अगर ऐसा बन गया तो फाइकोबिलिन्स नष्ट हो जाएंगे। क्लोरोफिल में समान ये वर्णक भी टेट्रापाइरोल रिंग, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, ये टेट्रापाइरोल रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहां पे ये मैग्नीशियम है, 1 2 3 4, ये टेट्रापाइरोल रिंग है। तो ऐसी ही टेट्रापाइरोल रिंग किसमें पाई जाएगी, फाइकोबिलिन में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल की भांति टेट्रापाइरोल रिंग किसके पास पाई जाती है, किस प्रकार के वर्णक के पास और होती है, तो किस प्रकार के वर्णक के पास होती है, फाइकोबिलिन के पास भी टेट्रापाइरोल रिंग होती है। लेकिन फाइकोबिलिन के टेट्रापाइरोल रिंग के केंद्र में मैग्नीशियम आयन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मैग्नीशियम आयन नहीं होगा। और ये फाइटोल टेल 20 कार्बन की नहीं होगी। ठीक है, टेट्रापाइरोल रिंग होगा केवल, लेकिन केंद्र में मैग्नीशियम आयन और 20 कार्बन की फाइटोल टेल नहीं होगी। ठीक, ठीक है, मैग्नीशियम आयन और फाइटोल श्रृंखला का अभाव, ये लिखा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। यह वर्णक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित करते हैं। क्लोरोफिल बी भी यही कार्य कर रहा था, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित कर रहा था, जो प्रकाश ऊर्जा आ रही थी उसे अवशोषित कर रहा था और किसको दे रहा था, क्लोरोफिल ए को। तो यही काम जैंथोफिल भी कर रहा है, यही काम हमारा फाइकोबिलिन्स भी कर रहा है, फाइकोबिलिन्स भी कर रहा है। फाइकोबिलिन्स भी क्या कर रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया और किसको स्थानांतरित कर दिया, क्लोरोफिल ए को, क्योंकि मुख्य रूप से तो क्लोरोफिल ए से ही इलेक्ट्रॉन निकलना है, क्लोरोफिल ए के ऊपर ही तो जल का विघटन होना है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है क्लोरोफिल पे ही भेजी जा रही है ऊर्जा, क्योंकि सारी ऊर्जा क्लोरोफिल ए पे जाएगी जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश का स्थानांतरण कर रहे हैं। प्रकाश का स्थानांतरण कहां कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए पर। ठीक है, ये भी वर्णक दो प्रकार के हैं, ये भी वर्णक दो प्रकार के हैं। फाइको से फाइको याद रखना, फाइको एरेथ्रिन और फाइको साइनिन। अगर पूछ लिया जाए फाइको एरेथ्रिन का रंग कैसा है, फाइको साइनिन का रंग कैसा है, साइनिन जहां पे भी शब्द आ गया, साइनो या शाइनिन जहां पे भी शब्द आ गया, तो इसका मतलब है लाल रंग।
साइनिन या शाइनो, जहां पे भी शब्द आ गया इसका मतलब है नीला रंग, सॉरी, और जहां पे एरिथ्रिन आ गया या एरिथ्रस आ गया तो इसका मतलब है लाल रंग। तो जो फाइको एरिथ्रिन है इसका मतलब है लाल रंग, और जो फाइकोसाइनिन है जहां पे भी साइनिन शब्द आ गया इसका मतलब है नीला रंग। ठीक है, अभी क्लोरोफिल के अंदर हम अवशोषण और ये एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश को किस तरीके से अवशोषित करते हैं पौधे और किस तरीके से उनमें उत्सर्जन होगा। अब जो प्रकाश का अवशोषण, जो मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य प्रकाश है वो पूरा का पूरा अवशोषित नहीं करेंगे पौधे, जो सामान्य प्रकाश है उसको पूरा अवशोषित नहीं करेंगे, तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित करेंगे। तो प्रकाश का वो कुछ भाग क्या है, उसी चीज को मैं डायग्राम के रूप में लेके आया हूं। हर चीज को आजकल पैटर्न हो गया है ग्राफ में दिखाना, क्रिकेट हो चाहे कोई गेम हो या कोई भी बिजनेस हो, उसको हर तरीके से हम एनुअल ग्राफ बनाते हैं और हर चीज को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और उस पूरे डाटा को ग्राफ में कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही प्रकाश को एक ग्राफ में दिखाया है कि कहां पे प्रकाश का अवशोषण ज्यादा हो रहा है, कहां पे प्रकाश का अवशोषण कम हो रहा है, किस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को पौधे ज्यादा अवशोषित कर रहे हैं, किस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को पौधे कम अवशोषित कर रहे हैं। ये एक ग्राफ के रूप में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ये यहाँ पे ये जो भाग है यहाँ पे ये दृश्य प्रकाश का भाग है बेटा, यहाँ पे ये काय का भाग है, ये दृश्य प्रकाश का भाग है। और दृश्य प्रकाश को हमने विवग्योर में VIBGYOR विवग्योर के रूप में हमने बांटा था। तो विवग्योर के रूप में जो बांटा है तो हम देखेंगे तो जो ब्लू कलर की लाइट है और जो रेड कलर की लाइट है तो यहाँ पे इन दोनों को अवशोषित कर रहा है। तो जो ब्लू कलर की लाइट है यहाँ पे एक हमें पीक दिखेगा, एक हमें जो पीक जो है ये हमें यहाँ पे दिख रहा है ये रेड कलर की लाइट पे, तो ये हमें ये दो पीक दिख रहे हैं। मतलब कि प्रकाश में से जो ब्लू कलर की लाइट आ रही है और जो रेड कलर की लाइट आ रही है उसको अवशोषित करके पौधे अपना भोजन बना रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर हम देखेंगे पौधे दो प्रकार की लाइट अवशोषित करेंगे। जो सामान्य प्रकाश है उसमें से दो प्रकाश की लाइट का अवशोषण करेंगे, किसका, याद रखें, नीले और लाल रंग का प्रकाश। और ये किससे हमने देखा था, स्पेक्ट्रम से देखा था। किससे देखा था, स्पेक्ट्रम से देखा था, प्रिज्म से। जब हम किसी लाइट को, चाहे टॉर्च की हो, बल्ब की हो या सनलाइट को पास कराएंगे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, तो उसमें से हमें ये विवग्योर प्राप्त होगा। तो विवग्योर जो प्राप्त होगा उससे हमें दो गर्त मिल रहे हैं, दो हमें पीक मिल रहे हैं। तो इन दो पीक में एक जगह जहां पे जो पहला पीक मिल रहा है ये ब्लू लाइट का है और जो दूसरा पीक मिल रहा है ये हमारा रेड लाइट का है। तो हमने जो हमारा जो सामान्य जो प्रकाश है, दृश्य प्रकाश है, अगर इसका हम तरंग दैर्ध्य देख लें 400 नैनोमीटर से, कहां से, 400 नैनोमीटर, ये एनसीईआरटी का डाटा है बेटा, यहाँ पे 380 जरूर लिखा है। हम हमेशा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की बात करेंगे, 400 से 700 नैनोमीटर की बात करेंगे। तो जो प्रकाश है ये आपको दिख रहा है 450 के अप्रोक्स है, 450 से 680 के अप्रोक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तरंग दैर्ध्य मिलेगा और इसी में प्रकाश का अवशोषण होगा। इसी को बोला अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम किस चीज को दर्शा रहा है, प्रकाश के अवशोषित भाग को, कि कौन सा भाग अवशोषित होता है पौधों में। क्या पौधा प्रकाश का समस्त भाग अवशोषित कर लेता है, नहीं, प्रकाश का समस्त भाग अवशोषित नहीं करता है, नीला और लाल भाग अवशोषित करता है। जो प्रकाश का नीला भाग है वो कहां पे, कितने तरंग दैर्ध्य पे आएगा, 400 से 450 पे, और ये 680 से 700 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य पे आएगा। अब एक्शन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम यह बताएगा कि पौधों में कितना अवशोषण हो रहा है प्रकाश का, और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से कितना पदार्थ बन रहा है, कहां पे। जैसे एक्शन, अगर हम बोले कि एक लोहे की चादर है जिस पे हमने सूर्य का प्रकाश दिया, कि हमने उसको आधे घंटे दिया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, एक निश्चित रूप का जो हमारा तापमान होगा, उस तापमान पे वो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ऊर्जा का अवशोषण जरूरी है। कोई भी पदार्थ ऊर्जा अवशोषित करेगा, वहां से अपने सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो वैसे ही एक निश्चित रूप का प्रकाश आवश्यक है कि वह ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा में चला जाए इलेक्ट्रॉन, और वहां से वो इलेक्ट्रॉन निकल के फोटोसिंथेसिस करके एक्टिव हो जाए, फोटोसिंथेसिस करके एक्टिव हो जाए। इसी को हमने बोला रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की दर है, और यहाँ पे ये नैनोमीटर में ये दिखाया गया 700 तक। ये एनसीईआरटी का डाटा है। पिछले में आपको 380 दिखाया था, लेकिन ये 400 से 700 के बीच में है।
ठीक है, जहां पे लाइट का एक्शन होगा उसको एक्शन स्पेक्ट्रम दिखाया है। तो ये यहां पे आपको दिख रहा होगा 450 से 680। यही चीज मैंने आपको बताई थी अवशोषण स्पेक्ट्रम में, इसी पे प्रकाश अवशोषित करके एक्शन करेगा, और एक्शन क्या करेगा, यहां पे फोटोसिंथेसिस करेगा। यहां पे फोटोसिंथेसिस की रेट दिखा रखी है, यह फोटोसिंथेसिस की रेट दिखा रखी है। यह फोटोसिंथेसिस की रेट अलग अलग नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य पे अलग अलग होगी। अगर क्लोरोफिल ए के लिए आपसे पूछ लिया जाए बेटा, क्लोरोफिल ए के लिए अगर ये चीज पूछ ली जाए तो ये क्लोरोफिल ए के लिए होगा 435 से 662 नैनोमीटर। और क्लोरोफिल बी के लिए पूछ लिया जाए बेटा, अगर यही तरंग दैर्ध्य की रेंज 453 से 642 नैनोमीटर। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के लिए ही पूछा जाता है, बाकी किसी के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये अवशोषण स्पेक्ट्रम दोनों आपको समझ में आ गए। प्रकाश को अवशोषित करेंगे ये वो अवशोषण स्पेक्ट्रम है, और जिस स्पेक्ट्रम पे प्रकाश जो अपना प्रकाश संश्लेषण की दर को व्यक्त करेगा उसको बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये हमें ये दो डाटा ये याद रखने हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम में ये दो डाटा याद रखने, क्लोरोफिल ए का अणु कितने से कितने बीच का तरंग दैर्ध्य लेगा और क्लोरोफिल बी का अणु कितने से कितने बीच का तरंग दैर्ध्य अवशोषित करेगा। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर इससे संबंधित आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।